तो आज हमारा टॉपिक है कुछ छोटे-छोटे फंक्शन हमने समझने हैं कि वो क्या करते हैं विद डेमो डाटा। यानी हम डेमो के तौर पे कुछ डाटा लेंगे और उन फंक्शंस को उस डेमो डाटा पे अप्लाई करके समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ ले ली और ये क्वांटिटीज़ लेने के बाद ये क्वांटिटीज़ फर्स्ट क्वार्टर की हैं, यानी ये फर्स्ट क्वांटिटी फर्स्ट है और इसके बिल्कुल साथ क्वांटिटी सेकंड है। तो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और फर्स्ट को क्या कर देते हैं, सेकंड। ओके, और इन दोनों को मैंने रैप टेक्स्ट कर दिया और सेंटर में कर दिया। उसके बाद आगे मैंने लिखा क्वांटिटीज़ थर्ड। अब यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं और यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हैं। अब इन सारी क्वांटिटीज़ से आपको कहा जाता है कि सबसे बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके दिया जाए। तो उसके लिए फार्मूला होता है इक्वल्स टू MAX और अंदर हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक और एंटर। तो मुझे बता देता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा। और वो अगर मुझे सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना होता है मिनिमम, तो इक्वल्स टू MIN और मैं अंदर सारी रेंज सेलेक्ट कर दूंगा और एंटर। तो जवाब आ जाएगा सबसे छोटा नंबर 12 है। अगर मैं सबसे छोटा नंबर चेंज कर दूं, 12 की बजाय मैं उसको 5 कर दूं, तो आपको सबसे छोटा नंबर क्या नज़र आएगा। और सबसे बड़ा नंबर 98 की बजाय मैं 99 कर दूं, तो सबसे बड़ा नंबर क्या नज़र आएगा। इस तरह से मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर फाइंड किए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं कि इनकी ज़रूरत सेपरेटली अकेले ही पड़े, समटाइम इसकी ज़रूरत किसी और फंक्शन के अंदर भी पड़ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा इक्वल्स टू इफ़ अगर मिनिमम ऑफ these numbers minimum of these numbers is less than 10। यानी मैं उसको बोल रहा हूँ कि इन नंबर से सबसे मिनिमम नंबर निकालना और चेक करना कि क्या वो नंबर 10 से छोटा है। अगर ऐसा है तो डिस्प्ले कर देना गुड और वरना डिस्प्ले कर देना बैड। अब मैं गुड और बैड सैम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ कुछ और भी लिख सकते हो, कुछ और करवा भी सकते हो, कुछ कैलकुलेशन भी करवा सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने के लिए सैम्पल के तौर पे गुड एंड बैड लिखने लगा हूँ। अब जैसे मैंने एंटर किया तो वहाँ पे क्या आ गया, हाँ वाकई 10 से छोटा है। लेकिन जैसे ही मैं उसको 10 से बड़ा करता हूँ तो अब वहाँ पे क्या जवाब आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल अकेले भी हो सकता है और किसी और फंक्शन के अंदर भी हो सकता है। तो आपको फंक्शन में फंक्शन लगाना आ गया। अब वहाँ गुड की बजाय आप उसी नंबर के अंदर 5 और डालना चाह रहे हो या 10 का इजाफा करना चाह रहे हो, तो फिर क्या करोगे, मिनिमम ऑफ these numbers प्लस 10 का इजाफा कर दिया। यानी इसका मतलब है कि अगर मिनिमम नंबर 10 से छोटा हुआ तो हम उसमें 10 का इजाफा करेंगे और वरना लिख देंगे बैड। तो देखें अब बैड ही आएगा। अब जैसे मैं इसको 10 से मिनिमम करता हूँ तो यहाँ पे जवाब 19 कैसे आ गया, क्योंकि 9 में 10 इजाफा हुआ है। और मैं चाहता हूँ अगर 10 से बड़ा नंबर है तो फिर उसमें 10 की कमी होनी चाहिए। 10 से बड़ा नंबर है तो 10 की कमी होनी चाहिए। तो फिर मैं बैड की जगह क्या करूँगा, बैड को हटा के बैड की जगह मैं फिर लिखूँगा मिनिमम ऑफ दीज नंबर्स ब्रैकेट क्लोज, तो प्लस की जगह माइनस और एंटर। अब चेक करें, जैसे मैं इसको 10 से ऊपर लेके जाता हूँ तो अब वहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें 10 का माइनस हो गया। इसका इसी तरह मैक्सिमम है जिस तरह मैंने मिनिमम को परफॉर्म करके दिखाया है, इसी तरह मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि मिनिमम और मैक्सिमम का इस्तेमाल अगर अकेले करोगे तो वो भी कर सकते हो, किसी और फंक्शन के अंदर करोगे तो तब भी कर सकते हो, बट इसका काम मिनिमम फाइंड आउट करना और मैक्सिमम फाइंड आउट करना यही होता है। तो ये मिसाल हो गई मिनिमम और मैक्सिमम को लेके। अब मैं अगली शीट के अंदर एक और मिसाल लेता हूँ। आपके पास ना कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। अब आपको नाम 40 नाम 50 नाम आपने लिख लिए, बाद में आपको याद आया ओहो ये नाम तो सारे बढ़िया बीच में लिखने थे, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इक्वल्स टू अपर फंक्शन। आपने लिखना है इक्वल्स टू अपर और अंदर उस सेल का नाम लिख के एंटर कर देना है और यहाँ से पकड़ के उसको ड्रैग कर देना है, सारे नाम ही कैपिटल हो जाएंगे। लेकिन फिर इस कॉलम का क्या करें, इसको डिलीट तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको डिलीट करूँगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से ले रहा है A2 से, ये वैल्यू कहाँ से ले रहा है A3 से, ये वैल्यू कहाँ से ले रहा है, तो मैं डिलीट नहीं कर सकता ना। मुझे A पे राइट क्लिक करके सिर्फ उसको क्या करना है, हाइड कर देना, बस वो हाइड हो जाएगा और फिर मैं बड़े आराम से इसको प्रिंट कर सकता हूँ ऊपर हेडिंग दे के नेम्स। लेकिन बाद में याद आया कि नहीं, ये पहला लफ्ज़ बड़ा और बाकी छोटे चाहिए, तो फिर आप नेम्स की हेडिंग दो और लिखो इक्वल्स टू प्रॉपर फंक्शन और अंदर सेल का नाम। तो अब पहला लफ्ज़ बड़ा और बाकी सारे छोटे आ जाएंगे। अच्छा, वापस कॉलम को शो कराना हो तो यहाँ से पकड़ के बड़ा कर लो, छोटा कर लो तो हाइड, बड़ा कर लो तो शो, तो ऐसे भी किया जा सकता है। आपने कोई कॉलम हाइड करना हो ना तो यहाँ से पकड़ो, छोटा कर दो, हाइड हो गया, बड़ा कर दो, शो हो गया। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपको दोबारा छोटे करने हैं नाम तो आप इक्वल्स टू लोअर फंक्शन यूज़ करो और अंदर ये सेल सेलेक्ट कर दो। तो जैसे आप ड्रैग करोगे सारे लफ्ज़ छोटी ABC में हो गए। जो किसी भी सेल की वैल्यू को बड़ी ABC, छोटी ABC या पहला लफ्ज़ बड़ा और बड़े बाकी छोटे, यानी सेंटेंस केस उसको बोलते हैं, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस, इनमें चेंज कर सकता है। लेकिन आप ओरिजिनल जो नाम लिखे हुए हैं ना उनको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको डिलीट करेंगे बाकी भी डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि उसी के भी आप पे तो चल रहे थे बाकी सारे। उसको हाइड कर सकते हैं, हाइड कर लें ताकि वो प्रिंट आउट निकालते वक्त प्रिंट में ना आए। अगली शीट में हम मिसाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लाइक मैंने पासवर्ड लिखा हुआ है और पासवर्ड ने लिख दिया बिलाल 1 2 3। अब स्टेटस पासवर्ड का कम से कम 8 कैरेक्टर का होना लाजमी है। आप अक्सर औकात ना फेसबुक की आईडी बनाते हैं, जीमेल की आईडी बनाते हैं, तो वो कहता है कि पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का नहीं है ना तो फिर मैं लॉगिन नहीं करने दूंगा। उसको कैसे पता चल जाता कि मेरे 8 हुए पूरे कि नहीं हुए? क्योंकि उसने बैकएंड पे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने अली लिखा तो इक्वल्स टू len फंक्शन यूज़ करोगे ना तो ये अली की लेंथ बता देगा कि कितने कैरेक्टर्स की लेंथ है। अब जैसे ही वहाँ बिलाल लिखोगे तो ये बता देगा 5 कैरेक्टर्स की लेंथ है। आप यहाँ मोहम्मद लिखोगे तो बता देगा कि 8 कैरेक्टर्स की लेंथ है। आप यहाँ पे बिलाल 1 2 3 लिखोगे तो ये बता देगा 8 कैरेक्टर्स की लेंथ है। तो इस वजह से ये फाइंड आउट कर लेता है, क्योंकि इसके बैकएंड पे क्या लगा हुआ है, लेंथ फंक्शन। लेकिन यहाँ ये काम कैसे होगा? यहाँ ये काम ऐसे होगा, इक्वल्स टू इफ len ऑफ दिस सेल अगर छोटी हो जाए या बराबर छोटी हो जाए 8 से तो लिख देना नॉट लॉगिन, वरना लिख देना लॉगिन। अब जैसे मैंने एंटर किया तो जवाब आ गया लॉगिन, क्योंकि 8 पूरे हैं। लेकिन जैसे मैंने बिलाल 1 2 लिखा तो 7 हो गए, और जैसे ही 7 हो गए तो उसने बोल दिया नॉट लॉगिन। यानी इसका मतलब है len फंक्शन का अकेले इस्तेमाल भी हो सकता है, बट ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किसी और फंक्शन के अंदर होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जहाँ पे आपने वैल्यू लिखी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अली स्पेस 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 बिलाल, और यहाँ पे लिखा नुमान स्पेस 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 अली स्पेस 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 अकरम स्पेस 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 मेहर स्पेस स्पेस स्पेस। अब देखिए मैंने एक्स्ट्रा स्पेस जानबूझ के दी है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि जेन्युइनली कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी कॉपी हो जाती है। मैंने कहीं से नाम कॉपी किए, कहीं से नाम कॉपी करके मैंने यहाँ ला के पेस्ट किए, तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस पेस्ट होगी।
या कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मुझे टाइप करने की आदत है, मुझसे एक्स्ट्रा स्पेस जानबूझ के टाइप हो जाती है या गलती से टाइप हो जाती है। तो अब देखो एलियन फंक्शन ने देखा तो इसकी लेंथ क्या बन रही थी, 14। हालांकि इसकी लेंथ अली 3 और 5 8, लेकिन अंदर स्पेस की वजह से 14 आ रही है ना, तो स्पेस काउंट होती है ना इसका मतलब है। तो जब आप सब पे एलियन लगाओगे तो जवाब आएगा सबका 16 18। लेकिन अगर मुझे ये एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करनी है तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करते हैं इक्वल्स टू ट्रिम फंक्शन, जिसका काम है कि जो भी वैल्यू इसमें दोगे ये उसकी एक्स्ट्रा स्पेस को ख़त्म करने का काम करेगा। अब देखो, अब इसको ड्रैग कर दो, बाकी सबकी भी एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म होगी। अब एलियन फंक्शन लगा के देखो, अब उनकी लेंथ क्या आ रही है, 9। अब बाकियों की लेंथ क्या आ रही है, देख रहे हैं? तो ये लेंथ सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से थी। तो आपके किसी सेल में आपको ख़तरा हो कि मैं एक्स्ट्रा स्पेस डाल देता हूँ, तो ट्रिम फंक्शन के ज़रिए वो एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव भी कर सकते हैं। शीट प्लस करके हमने जूम इन किया और यहाँ पे हम काम करने वाले हैं कि अगर इक्वल्स टू डेट फंक्शन लगाते हो तो आप कोई पुरानी डेट लगा सकते हो। पहले साल लिखो, फिर महीना लिखो और फिर दिन लिखो और एंटर। आप कोई भी पुरानी डेट डाल सकते हो। लेकिन अगर आज की डेट कहीं पे लगानी है तो उसके लिए डेट फंक्शन इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए टुडे फंक्शन इस्तेमाल होता है। हम लिखते हैं इक्वल्स टू टुडे और अंदर कुछ भी नहीं लिखते और एंटर, आज की डेट आ जाती है। और अगर मुझे कहीं पे टाइम रिक्वायर्ड है तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू टाइम, पहले आवर्स जैसे 15, फिर मिनट्स 45 और फिर सेकंड 55 और एंटर। तो 3:45 PM। AM PM ये खुद ही संभाल लेता है क्योंकि आपने 24 घंटे का फॉर्मेट लिखना होता है। 24 घंटे का फॉर्मेट आपने लिखना है, ये AM PM को खुद ही संभाल लेगा। तो डेट, टाइम और टुडे फंक्शन। यहाँ मैं एक शीट मैं और बनाने लगा हूँ और उस शीट में मैं सैंपल के तौर पे डाटा ना लाने लगा हूँ। तो मैं गूगल क्रोम पे गया और मैंने चैट जीपीटी ओपन किया और मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे ना 6 बुक्स का या 7 बुक्स का 10 स्टूडेंट्स का डाटा दो। तो उसने मुझे सैंपल डाटा दे दिया जिसमें उसने 10 स्टूडेंट्स के नाम, उनके रोल नंबर, उनके 6 किताबों के मार्क्स, उनके टोटल मार्क्स, उनकी परसेंटेज सब कैलकुलेट करके दे दिया। मैंने ये सैंपल क्यों जनरेट कराया, ताकि मेरा टाइम बच सके, और मैंने एक्सेल में ला के इसको पेस्ट कर दिया, कॉपी करके पेस्ट। मैं आज काम करवाने वाला हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की शीट हो और अकाउंट से रिलेटेड हो और आपको ज़रूरत हो कि आपने जिस बच्चे के 33 से कम नंबर आए हैं उसको हाईलाइट करना है, जिस बच्चे ने 100/100 नंबर लिए हैं उसको हाईलाइट करना है, ये सब ज़रूरत होती है। जब आप एक्चुअल में जाके मार्केट में काम करेंगे ना तो तब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हमें हाईलाइट करना होता है स्पेसिफिक सेल्स को। और अक्सर औक़ात अकाउंट्स का काम कर रहे हो ना तो अकाउंट्स के सारे काम में सारे के सारे नंबर्स ही होते हैं, तो आइडिया नहीं हो पाता कि जो नंबर मुझे रिक्वायर्ड हैं वो कौन से हैं, जो नंबर मुझे रिक्वायर्ड हैं फ़लाँ कैटेगरी के हिसाब से वो कौन से हैं, जो मुझे नंबर चाहिए फ़लाँ कैटेगरी के हिसाब से वो कौन से हैं। जैसे यहाँ से ढूंढना हो 40 बच्चों का रिज़ल्ट है, अभी ये तो 10 बच्चे हैं ना, 40 बच्चों का रिज़ल्ट है और आपने फाइंड आउट करना है कि किस बच्चे के 33 से कम मार्क्स हैं या 40 से कम मार्क्स हैं, किस बच्चे के 100/100 हैं, किस बच्चे के 33 से 50 के दरमियान है या 40 से 50 के दरमियान है, कौन बच्चा है वो एब्सेंट हुआ है, उसने पेपर नहीं दिया। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना हो तो एक्सेल आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टूल देता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने क्या करना होता है, पहले तो आपने सारी किताबों के मार्क्स सेलेक्ट किए। किताबों के मार्क्स इसलिए सिलेक्ट किए ताकि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल्स में जाके लेस देन का रूल अप्लाई कर सको, क्योंकि लेस देन का रूल आपसे पूछता है कितने से लेस। आपने बताया 40 से लेस, यानी जिसके मार्क्स 40 से लेस हों, या 50 से लेस बोल देते हैं, जिसके मार्क्स 50 से लेस हों उसको हाईलाइट कर दो। लेकिन वो पूछेगा कौन से कलर से, लाइट रेड से, येलो फिल से, ग्रीन फिल से,
या अपनी मर्जी का कोई फिल देना है। मैंने कहा कस्टम फॉर्मेट में आके ना, फिल में आके मैंने बोला मैंने उनको रेड कलर से फिल करना है, ये वाला रेड, और ओके, और ओके। तो देखो कोई भी फिल नहीं हुआ क्योंकि कोई भी 40 से नीचे नहीं है। लेकिन मैं सैंपल के तौर पे अगर इसको 40 से नीचे कर दूं, इसको 40 से नीचे कर दूं, इसको 40 से नीचे कर दूं, तो ये हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मैं दोबारा फिर से इन सबको सेलेक्ट करने लगा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं इस पर रूल अप्लाई करने लगा हूँ ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर देन वाला रूल क्या करता है कि आपने बोल दिया जिसके 90 से ऊपर मार्क्स हैं उनको हाईलाइट कर दो। अब 90 से ऊपर वाले हाईलाइट हो गए, लेकिन आपने इनको ग्रीन से हाईलाइट करवाना है। तो आप यहाँ से जाके कस्टम फॉर्मेट में जाएं और आप फिल कलर में जाके उनको ग्रीन कलर दे दें। ग्रीन 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 किधर गया, ये ग्रीन दे देते हैं, और ओके, और ओके। तो अब देखें वो सब ग्रीन कलर में हो गए। लेकिन अगर किसी के 90 से कम होंगे तो जाहिर बात है वो ग्रीन नहीं होगा। अगर किसी के 90 से कम होंगे तो वो ग्रीन नहीं होगा। इसी तरह मैंने फिर से सिलेक्ट किया, लेकिन फिर इसका प्रिंट भी कलर प्रिंटर से निकालना पड़ेगा, वरना ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से तो सारा ही ब्लैक हो जाएगा, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ कलर्स लगाने का। तो कलर्स जहाँ पे लगाते हैं वहाँ फिर प्रिंट भी कलर प्रिंटर से निकालते हैं ताकि ये सारे कलर आएँ। लेकिन हाँ, अगर आप इसको सेव करते हैं एज अ PDF, जैसे मैं Ctrl+S करता हूँ, तो वो पूछ रहा है सेव कहाँ करना है। तो मैं ब्राउज़ पे गया और मैंने इसको एक्सेल की फ़ाइल के तौर पे डेस्कटॉप पे सेव करा लिया। किस नाम से, फार्मूलाज एंड टूल्स। लेकिन फिर दोबारा मैं फाइल में गया और दोबारा फिर मैं सेव एज पे गया, लेकिन इस दफ़ा मैंने ब्राउज पे क्लिक करके उसको एक्सेल की फाइल के तौर पे नहीं बल्कि PDF के तौर पे सेव कराया और उसका नाम फिर वही रखा और सेव। तो आपके पास डेस्कटॉप पे 2 फाइलें होंगी। फिर एक फाइल होगी डेस्कटॉप पे आपके पास एक्सेल की, और एक आपके पास होगी PDF की। तो मैं PDF पे डबल क्लिक करता हूँ तो आपको PDF इस तरह का नज़र आएगा। ओके, ये चेक करें, ये PDF, लेकिन वो पेज पूरा नहीं आ रहा तो कुछ डाटा नीचे है, वो बनाना पड़ेगा, सारी बात है, पेज मुकम्मल। ठीक हो गया। इस तरह से PDF में कैसे सेव करते हैं ये भी पता लग गया। और अगर मैं, कुछ बच्चे एब्सेंट हुए हैं, जैसे ये बच्चा एब्सेंट हुआ है, मैं एब्सेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे ये बच्चा एब्सेंट हुआ है, मैं एब्सेंट लिख देता हूँ, इसको एब्सेंट लिख देता हूँ। लेकिन एब्सेंट का मैंने कोई कलर नहीं दिया अभी तक, तो क्यों ना उसको कलर भी दे दें। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ दोबारा और मैं कहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जाके कि टेक्स्ट दैट कंटेन, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पर क्लिक किया और मैंने उसको टेक्स्ट दे दिया एब्सेंट और उसको कलर दे दिया येलो, और ओके। तो अब एब्सेंट का कलर येलो हो जाएगा, लाइट येलो है। इसी तरह जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे दोबारा से और आप कहेंगे कि मुझे दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है इक्वल टू रूल के मुताबिक। इक्वल टू रूल का मतलब होता है कि 100/100 नंबर हैं किसी के, तो उसको हाईलाइट करना है। तो यहाँ इक्वल टू रूल लगा के यहाँ 100 दे दो, जिसके 100/100 नंबर होंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। बिटवीन रूल का मतलब होता है जिसके 33 से 50 के दरमियान उसको हाईलाइट कर दो, बिटवीन रूल। हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि ये नाम है, तो मैंने किसी को डुप्लीकेट तो नहीं ऐड कर दिया, तो डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए सारे नाम सेलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके मैंने बोला डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये लिखा हुआ है डुप्लीकेट वैल्यूज़, और मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करवा दिया ब्लैक कलर के साथ। लेकिन जब मैं उसको ब्लैक से हाईलाइट कराऊंगा तो टेक्स्ट भी ब्लैक होता है और बैकग्राउंड भी ब्लैक हो जाएगा, तो नज़र नहीं आएगा ना। तो उसके लिए मैं फॉन्ट में गया और फॉन्ट को मैंने कलर कौन सा दे दिया, वाइट। अब बैकग्राउंड ब्लैक होगा और फॉन्ट वाइट हो जाएगा। तो जैसे मैंने ओके किया और ओके किया तो कोई भी नहीं हुआ क्योंकि कोई भी नाम डुप्लीकेट नहीं था।
लेकिन अगर मैं कर दूं अली खान, जैसे मैंने बिलाल हसन, देख रहे हैं, और अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूं, तो वो ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल जेड मतलब अनडू। इसी तरह मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस सारे को दोबारा सेलेक्ट किया, और बल्कि इस सारे को अब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मुझे बिटवीन रूल अप्लाई करना है, ना मुझे इक्वल टू रूल अप्लाई करना है। मुझे अप्लाई करना है डेट अकरिंग। डेट अकरिंग का मतलब होता है कि कोई ख़ास डेट आ जाए, तो कोई ख़ास डेट आ जाए तो हाईलाइट हो जाए। लेकिन यहाँ पे डेट कोई भी नहीं है, तो फिर सारी बात अब मैं कुछ भी नहीं लगा सकता। लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि डेट अकरिंग का मतलब होता है कि पिछले दिन की कोई डेट आ जाए, आज की डेट आ जाए, या पिछले वीक की कोई डेट आ जाए। ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। यानी इन डेट्स में से कोई डेट आ जाए तो हाईलाइट हो जाए। और आमतौर पे जहाँ पे डाटा डेट वाइज लिखा होता है वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मेरे इस सिचुएशन में ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि मेरी इस सिचुएशन में मैंने कोई ऐसी डेट लिखी नहीं है, तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे मैंने कहा कि ये बच्चों के मार्क्स हैं, ये परसेंटेज है। अब आपने टॉप के 3 बच्चे निकालने, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप बॉटम रूल, ये लिखा हुआ है टॉप बॉटम रूल, इस पर क्लिक करके टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करें और 10 की बजाय वहाँ 3 कर दें, और कलर यही रहने दें, और ओके। तो देखें टॉप के 3 बच्चे निकले, जिन बच्चों ने टॉप किया है और टॉप के 3 बच्चे निकला। अगर आप मार्क्स कम करते हो किसी बच्चे के, जैसे मैंने इस बच्चे के मार्क्स कम कर दिए, इस बच्चे के मार्क्स और कम कर दिए, लेकिन मार्क्स ऑब्टेन में फार्मूला क्या लगाना है, सम, जो कि इन सारे सेल्स को जमा करे। तो उसके हिसाब से जब आप सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज में इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और इसको ड्रैग करेंगे, तो अब कौन कौन आ रहा है, 89, 94 और 91। लेकिन मैं 91% वाले के मार्क्स और ना कम कर दूं, तो अब ये टॉप 10 में रहा और टॉप 3 में रहा, क्योंकि मैंने उसके मार्क्स कम कर दिए हैं, तो ऑब्टेन मार्क्स भी कम हो गए। ऑब्टेन मार्क्स की बिहाफ पे परसेंटेज कैलकुलेट हुई थी, वो भी कम होगी, तो अब वो टॉप 3 में नहीं रहा। अगर मुझे ये ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट करके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कोई कलर स्केल देना है, हर एक को डिफरेंट कलर शेड देना है, तो उसके लिए, या डेटा बार्स में जाके जितना ज़्यादा मार्क्स हैं उतना ज़्यादा कलर फिल होगा, जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उतना ज़्यादा कलर फिल होगा, तो ये वाला कोई आइडिया देना चाह रहा हूँ तो मैं ये दे सकता हूँ। और अगर मैं परसेंटेज को सिलेक्ट करके दोबारा यहाँ पे कुछ आइकन्स लगाना चाह रहा हूँ, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आइकन सेट में जाके मैंने इधर वाईफाई का आइकन लगा दिया, तो अब जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उसके वाईफाई के सिग्नल उतने ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक हो गया। इस तरह से हम ये डेकोरेट करना मकसद है, ये सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेकोरेटिंग पर्पस के लिए। हर घंटे आप मशीन की प्रोडक्शन की रिपोर्ट नोट कर रहे हो कि इतनी प्रोडक्ट प्रिंट हुई है, इतनी प्रोडक्ट प्रिंट हुई है, इतनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है, इतनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है, और 4 मशीनों का रिकॉर्ड आप हर घंटे बाद लेते हो। तो हर घंटे बाद जब नोट करोगे तो दिन के आखिरी टाइम में 8 घंटे की रिपोर्ट बन चुकी होगी, और 8 घंटे की रिपोर्ट में हर घंटे बाद 4 मशीनों का रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, तो कितने ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। तो मालिक ने वो रिपोर्ट पकड़ के उसकी असेसमेंट करनी है, तो बेचारा हाथ में हाईलाइटर पकड़ के बैठा रहेगा कि अच्छा यहाँ पे रिपोर्ट गड़बड़ है, यहाँ पे प्रोडक्शन गड़बड़ है, यहाँ पे प्रोडक्शन गड़बड़ है, यहाँ पे प्रोडक्शन गड़बड़ है। ऐसे करेगा वो नहीं, उसको आप सारे कलर्स हाईलाइट करके दोगे कि सर ये फ़लाँ क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, ये फ़लाँ क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, ये फ़लाँ क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, ताकि उस बंदे को रिपोर्ट पढ़ने में आसानी रहे। उसके लिए फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ होता है। अच्छा, कहीं पे अगर आपने राइट क्लिक करके एक नया कॉलम ले लिया, और एक नया कॉलम लेने के बाद आपने उसमें ऐड कर लिया सिटी,
या क्लास। अब ये सारे एक ही क्लास के बच्चे हैं, क्लास का नाम है इकबाल। राइट क्लिक करके सी पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया तो एक नया कॉलम आ गया, ये तरीका। अब सारे बच्चे इकबाल सेक्शन से, और आपने इकबाल सेक्शन से इनकी एंट्री कर दी, लेकिन दरम्यान में ना टाइपिंग करते करते आपसे गड़बड़ हुई, और गड़बड़ ये हुई कि इकबाल की जगह जिना लिखा गया। सॉरी, ये मैं इसका ना इस पे रूल गलती से अप्लाई हो गया, यही वाला, वो ब्लैक वाला रूल। तो इस पे वो रूल अप्लाई ना हो उसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा गया, और ये क्या लिखा हुआ है, क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में जाके मैंने सिर्फ सिलेक्टेड सेल से रूल्स क्लियर कर लिए, सिलेक्टेड सेल से रूल्स को क्लियर कर लिया। अब मुझे ख़तरा है कि सारे इकबाल ही लिखे गए हैं, कोई ऐसी एंट्री तो नहीं होगी जो यूनिक हो, या स्पेलिंग मिस्टेक हो, या टाइपिंग मिस्टेक हो। तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, थोड़ी देर पहले हमने डुप्लीकेट अप्लाई किया था, याद है। अगर आपके पास एंट्रीज यूनिक हों और उसमें डुप्लीकेट ढूंढना हो तो ये लगाते हैं, और अगर आपके पास एंट्रीज डुप्लीकेट हों और उसमें से यूनिक ढूंढना हो तब भी यही लगाते हैं, क्योंकि इसमें दो क्राइटेरियाज होते हैं, डुप्लीकेट वाला भी और यूनिक वाला भी। इसमें दोनों क्राइटेरियाज होते हैं, और जैसे ओके करोगे तो आपका वो यूनिक वाला हाईलाइट हो जाएगा, देख रहे हो। तो अगर आपको डुप्लीकेट्स में से यूनिक ढूंढने हो, यूनिक में से डुप्लीकेट ढूंढने हो, तो उसके लिए सेम वही टूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी टूल के दो एंगल हैं, उन दोनों एंगल से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको कोई रूल मैनेज करना हो, अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो कंट्रोल ए, सारा सिलेक्ट हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, और यहाँ जाके जितने भी रूल्स लगे हैं उन सबको मैनेज कर लें। और कोई रूल एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो उस पर क्लिक करें और एडिट कर लें, क्लिक करें, डिलीट कर लें, और जब डिलीट हो जाए तो अप्लाई कर दें और ओके कर दें, तो वो रूल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यह एक शीट बनाई मैंने, एक फार्मूला होता है, अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना हो ना, टैक्स कैलकुलेट करना है 15%, और अमाउंट क्या है, अमाउंट है ये वाली 45,678। तो टैक्स 15% कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा इक्वल्स टू अमाउंट ज़रब 15 डिवाइडेड बाय 100। ये 15% निकालने वाला फार्मूला है, अमाउंट ज़रब 15 तकसीम 100। और अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ना प्रॉफिट हुआ है और ये मेरा पार्टनर 1 है, इसको अमाउंट मिलेगी 45%, और ये पार्टनर 2 है, इसको अमाउंट मिलेगी 55%, और ये प्रॉफिट हुआ है 1,23,456 या 1,23,234, 1,23,234 रुपये प्रॉफिट हुआ है। पार्टनर 1 को इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए, पार्टनर 2 को इतनी, तो आप 45% अमाउंट कैसे निकालोगे, एग्जैक्टली इक्वल्स टू अमाउंट ज़रब 45 तकसीम 100, सेम फार्मूला। लेकिन यहाँ टैक्स की बात हो रही है, यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि आपने फार्मूले का क्या समझा हुआ है, आपने फार्मूले का कोर समझ लिया है कि मुझे परसेंटेज कैसे निकालनी है। अब दुनिया में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आप इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन अगर आपने रट्टा लगा लिया कि टैक्स कैलकुलेट करना हो 15%, तो अमाउंट ज़रब 15 तकसीम 100 करते हैं, और जैसे मैंने आपको कह दिया 2% निकाल के दिखाओ, आपको वहीं मौत पड़ गई। तो इसका मतलब है आपने निशानियाँ रखी हुई हैं और कुछ भी नहीं है, आपको फार्मूले का कुछ भी नहीं पता। तो निशानियाँ रखनियाँ बंद करो, फार्मूले का मेन कोर समझ लो, फिर ज़िंदगी में जहाँ ज़रूरत पड़े अप्लाई करो। आपको परसेंटेज निकालनी आती है ना ऑब्टेन मार्क्स से, अब यहाँ मुझे परसेंटेज निकालनी है, हासिल करदा नंबर को ज़रब करेंगे 100 से और तकसीम करेंगे 900। वेरी गुड, सही निकलवा दी आपने। मुझे अब एक और चीज़ बताओ कि मेरे पास मेरा एक बिज़नेस पार्टनर था,
और ये मुझे प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट था 8790 और पार्टनर को मैंने पैसे दिए 4500 रुपये। मुझे बताओ मैंने उसको प्रॉफिट का कितने परसेंट दिया, प्रॉफिट का कितने परसेंट दिया मैंने उसको? 4500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। वेरी गुड, देखा आप परेशान हो गए ना, क्योंकि मैंने सिनेरियो बदल दिया, सिनेरियो बदल दिया, फार्मूला पीछे वही लगना था, मैंने सूरत बदल दी। तो आज हमने कवर किया कुछ फार्मूलाज को, और उन छोटे छोटे फार्मूलाज हैं उनके काम हैं, उनको देखा, एक एग्जाम्पल सिनेरियो बना के